नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। हमारी टीम ने तय किया है कि हम आप सभी को भारत की सभी नदियों के बारे में हर जानकारी देंगे, जैसे उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, हिस्ट्री क्या है तथा अन्य जितनी भी प्रकार की नदियों की विशेषताएं हैं, कृषि है, कृषि विभाग में क्या योगदान है या फिर कुछ भी है, हर प्रकार की जानकारी हर नदी के बारे में आपको इस चैनल पर मिलेगी। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें। तो हमारी पहली वीडियो आधारित है गंगा नदी पर। हम आपको आज गंगा नदी पर सारी जानकारियाँ देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। गंगा नदी को भारत की राष्ट्र नदी ही नहीं कहा जाता, बल्कि यह एक मानवता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसका जिक्र महाभारत में भी है, रामायण में भी है, अनेक पुराणों में गंगा नदी का जिक्र है। इसके काफ़ी अलग अलग नाम अलग ग्रंथों में दिए गए हैं तथा इसको महानदी का भी एक रूप दिया गया है। महाभारत अगर आपने लॉकडाउन के दौरान देखी है तो आपने इस चीज़ को देखा होगा कि गंगा जी भीष्म जी की माता जी हैं। अब हम बात करेंगे कि गंगा नदी स्टार्ट कहाँ पर होती है, ये किन दो नदियों से मिलती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक जगह आपने उत्तराखंड में सुनी होगी देवप्रयाग, वहाँ एक नदी आती है अलकनंदा, एक आती है भागीरथी। जहाँ पर मिल जाती है वहाँ से गंगा नदी स्टार्ट हो जाती है और जहाँ पर मिलती है उसका नाम है देवप्रयाग। और जो नदियाँ मिलती हैं उस एक नदी का नाम है अलकनंदा नदी, तो एक नदी का नाम है भागीरथी नदी। जहाँ पर ये मिलेंगी वहाँ से गंगा नदी स्टार्ट हो जाएगी। और कहाँ पर मिलती है? ये देवप्रयाग पे मिलती है, जो कि शहर उत्तराखंड में है। अब हम बात करेंगे कि जो दो नदियाँ मिलती हैं इसकी जलधारा कहाँ से आती है, पानी कहाँ से आता है तथा इसका पानी कहाँ से आता है। अगर हम बात करें अलकनंदा की तो कुछ चोटियां हैं जैसे नंदा देवी, त्रिशूल तथा अन्य चोटियां हैं जहाँ से जब बर्फ़ पिघलती है तब वहाँ से पानी आता है। तथा एक ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर, वहाँ से भागीरथी नदी निकलती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपने हिमालय की चौरी घाटी में 250 किलोमीटर तक बहने के बाद गंगा नदी ऋषिकेश में पहाड़ों से निकलते हुए हरिद्वार में गंगा नदी के मैदान की तरफ प्रवेश करती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यह 250 किलोमीटर बाद मैदानों पर प्रवेश कर जाती है। उसके बाद यह कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर आदि शहरों में 800 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। फिर आपने एक शहर तो सुना ही होगा जहाँ किसी समय 3 नदियों का संगम था, गंगा यमुना सरस्वती। इस नाम पर एक फिल्म भी बनी है जिसमें एक्टर अमिताभ बच्चन जी हैं। गंगा यमुना सरस्वती का संगम प्रयागराज में है, जो कि प्रयागराज शहर उत्तर प्रदेश में मौजूद है। अब केवल 2 ही नदियां हैं, गंगा यमुना। यह हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर 2 नदियाँ मिलती हैं जिस संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। अब हम बात करेंगे गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में। गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? ये रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, सोन है तथा काफ़ी नदियाँ हैं जो कि गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे कल्चर के बारे में, ऐतिहासिक क्या महत्व है। तो आपने एक मेला तो सुना ही होगा जिसका नाम है कुंभ मेला। ये रहा कुंभ मेला। आपने ये देखा होगा किस तादाद में लोग मौजूद हैं। कुंभ मेला 12 साल में एक बार लगता है। और सोचने की बात यह है इसमें करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। भारत ही नहीं विदेश से काफ़ी लोग आते हैं। ये कह सकते हैं कि कुंभ मेला भारत की शान है, क्योंकि करोड़ों की संख्या में किसी जगह पर लोग पहुंच रहे हैं तो एक वह सोचने वाला विषय है। करोड़ों, कई देशों की पॉपुलेशन ही करोड़ों में नहीं है, जबकि हमारे देश में एक मेले के अंदर ही करोड़ों लोग पहुँच रहे हैं। इससे काफ़ी लोगों को उस दौरान रोज़गार भी मिलता है, जिससे हमारे देश को काफ़ी लाभ पहुंचता है। तो हम ये देख सकते हैं कि एक नदी के कारण हमारे देश को क्या क्या लाभ हैं। इससे सांस्कृतिक विकास भी होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। विदेश से लोग आ रहे हैं, हमारी संस्कृति को जान रहे हैं। देखा होगा आपने, विदेशों से काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी बाबा आते हैं,
आपने देखा होगा अलग अलग प्रकार, अगर आपने कुंभ मेले के बारे में आपको जानकारी होगी। चलो आगे बात करते हैं। गंगा नदी भारत के अलावा बांग्लादेश में भी बहती है। अगर आपने गंगा नदी की अगर कुल लंबाई देखें तो यह 2525 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा ये गंगा नदी में अगर मैप में देख रहे होंगे एक पद्मा नदी है, ठीक है, और अपना हुगली नदी, मतलब कि ये बांग्लादेश में भी बहती है, कहने का तात्पर्य ये है। पश्चिम बंगाल में पहुंचने के बाद यह नदी दो भागों में बढ़ जाती है, एक कहलाती है पद्मा नदी जो मैंने पिछले स्लाइड में आपको दिखाया था, एक कहलाती है हुगली नदी। अब जो दूसरी नदी है जिसका नाम पद्मा है वो बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बंगाल में गंगा डेल्टा जो गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी के प्रभाव से बना है, यह सबसे बड़ा डेल्टा है जिसका क्षेत्रफल ये दिया हुआ है, देख सकते हैं आप 59,000 इसका यह स्क्वायर किलोमीटर है। अब बात करते हैं कि गंगा नदी का हिंदू धर्म में क्या स्थान है। हिंदू धर्म में गंगा नदी को एक पवित्र नदी का दर्जा मिला हुआ है क्योंकि यह करोड़ों भारतीयों का एक जीवन का साधन है। कैसे है वो आपको मैं आने वाली स्लाइड में बताता हूँ। इस नदी के किनारे घनी आबादी बसी हुई है, घनी आबादी, काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं। अगर आप कानपुर जाएंगे, प्रयागराज जाएंगे तो ये चीज़ आपको देखने को ज़रूर मिलेगी अगर आप कभी यात्रा पर जाएंगे। हिंदू धर्म में हम इसे गंगा नदी को एक मतलब देवी की तरह पूजा करते हैं। आप इस तरह इमेज में भी देख सकते हो कि इस तरह पूजा करी जाती है। अगर हम अब बात करें कि गंगा नदी के पास कौन से मतलब ऐतिहासिक शहर कौन से बसे हैं, कन्नौज शहर आपने सुना होगा, कन्नौज पृथ्वीराज चौहान के समय से ये शहर फेमस है। प्रयाग तो का नाम तो महाभारत में भी मिलता है, अब इलाहाबाद इसका नाम तो प्रयागराज हो गया है। वाराणसी को आप जानते होंगे, वाराणसी को काशी बोला जाता है, ठीक है, काशी बोल दिया जाता है या फिर बनारस बोल देते हैं, काशी। पटना जिसका नाम पाटलिपुत्र था, हाजीपुर, भागलपुर जो कि बिहार में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, राजधानी है उसकी, ठीक है। मतलब ये ऐतिहासिक शहर गंगा नदी के सामने, गंगा नदी यहाँ से होकर गुजरती है। मतलब इतिहास से भी कहने का मतलब है गंगा नदी का बहुत गहरा नाता है। अब हम बात करेंगे कि जो औद्योगिक शहर हैं वो गंगा नदी के पास बसे हुए हैं, जैसे पटना, कानपुर, बनारस, वाराणसी जिसको बोलते हैं, मतलब ये औद्योगिक शहर गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे टूरिज़्म, मतलब कि टूरिज़्म में गंगा नदी का क्या योगदान है। मतलब आप ये लगा सकते हो टूरिज़्म से कितना बड़ा रोज़गार पैदा होता है। टूरिज़्म मतलब एक नदी, भारत की जो पहचान है वो टूरिज़्म में भी बहुत बड़ा रोल कर रही है। जैसे आपने देखा होगा जो तीर्थ स्थल हैं, हरिद्वार, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं, विदेश से, भारत से काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलता है, कब सब कुछ मिलता है। प्रयाग में, बनारस में काफ़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं, मतलब ये टूरिज़्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर काफ़ी लोग पहुँचते हैं तथा डुबकी लगाते हैं। डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से लोग पहुँचते हैं गंगा नदी में। प्रयागराज में पहुँच जाते हैं, हरिद्वार में, आपने सुना होगा, अगर आपने बड़ों अपने जो दादा हो गए उनसे सुना ही होगा ये चीज़, आपने ज़रूर सुना होगा कि गंगा नदी में नहाने से पापों से मुक्ति मिल जाती है, ठीक है। अब हम कृषि क्षेत्र में आते हैं, मतलब कि गंगा नदी का कृषि, मतलब जैसे एक देश कृषि पे टिका है और नदी का क्या योगदान है कृषि क्षेत्र में। गंगा नदी देखो, सबसे पहले हम जानते हैं कि बांग्लादेश एक देश है हमारा, जो पड़ोसी है बांग्लादेश, और भारत जो हमारा देश है, इसकी कृषि अर्थव्यवस्था भी गंगा नदी पर टिकी हुई है। ये सिंचाई के लिए यूज होता है गंगा नदी, ठीक है। काफ़ी आपने जैसे ये कृषि, काफ़ी फसलें हैं, जैसे चावल है, गन्ना है, दाल है, गेहूँ है, सरसों है, मतलब कि काफ़ी इन फसलों के लिए काफ़ी योगदान देती है गंगा नदी। सिंचाई के लिए यूज होती है, कैनल बने हैं काफ़ी, ठीक है, गंगा नदी। अब हम प्राचीन भारत में जाते हैं गंगा नदी को लेकर के। प्राचीन भारत में भी गंगा और उसकी सहायक नदियाँ जैसे यमुना नदी एक सिंचाई के साधन के तौर पर प्राचीन भारत में भी यूज होती थी। 4th AD मतलब 4th सदी में भी इन नदियों के ऊपर बांध एवं छोटे छोटे नहर बनने स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। उसके बाद अब हमने आपको ये बताना है कि
हमने गंगा नदी की जानकारी आपको दी, हर जानकारी आपके साथ साझा करी। कहने का मतलब ये है कि गंगा नदी को एक भगवान के रूप में, मतलब एक माँ गंगा इसलिए पूछते हैं क्योंकि ये भारत के लिए कितना बड़ा योगदान है कल्चर के रूप में, टूरिज़्म के लेकर के, मतलब एक नदी कितनी बड़ा योगदान भारत के कल्चर में, विकास में बहुत बड़ा योगदान दे रही है। हमारे लिए ये नदी पूजनीय है, इसकी पूजा करते हैं, ठीक है। इसलिए गंगा नदी, इसको देखा होगा आपने, गंगा नदी में प्रदूषण भी बढ़ रहा है। आपने देखा होगा आपने देखा होगा केंद्र सरकार द्वारा अलग अलग साल में अलग अलग स्तर पर गंगा नदी को साफ़ करने के लिए अभियान चलाए गए। काफ़ी लोग, आपने देखा होगा काफ़ी प्रोफेसर भी गंगा नदी को साफ़ करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। आपने कहानियाँ सुनी होंगी, IIT के भी काफ़ी जो शिक्षित व्यक्ति हैं वो गंगा नदी को साफ़ करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इसका क्या योगदान है हमारे भारत की संस्कृति में, आपको मैंने बता दिया, पूरा आपको जानकारी दी। तो हमें गंगा, अपनी नदियों को बचाना चाहिए। आप ये चीज़ जानते हैं कि भारत का भविष्य युवाओं पर है, भारत का जो भविष्य है युवाओं पर टिका हुआ है। तो एज ए युवा हम क्या योगदान दे सकते हैं इन नदियों को बचाने के लिए? जागरण कर सकते हैं, जागरूकता पैदा कर सकते हैं, या फिर हम अलग अलग प्रकार से लोगों में जागरण कर सकते हैं। तभी तो हम अपनी नदियों को बचा पाएंगे। जब हमारी नदियाँ बचेंगी तभी तो हमारा कल्चर बचेगा। जब नदियाँ ही प्रदूषण होकर के नदियाँ खराब हो जाएंगी, गंदी हो जाएंगी, तो उसका फ़ायदा नहीं रहेगा। इसीलिए हमें अपनी युवाओं को मतलब इसको एक मिशन लेकर के नदियों को बचाना चाहिए। तो इन सब बातों को लेकर के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। अब हमारी आने वाली अगली वीडियो यमुना नदी पर आने वाली है, तो उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप यमुना नदी के साथ साथ जितनी भी नदियाँ हैं भारत की, जो भारत की समझ लो एक तरह से नींव हैं, उसके बारे में हम हर जानकारी आपको देंगे।